चीज़ें सर्च करी और एक गलत कोचिंग इंस्टीट्यूशन ज्वाइन कर लिया। वहाँ पे मुझे इस तरीके से चीज़ें पढ़ाई गई कि मुझे लगा ये एग्ज़ाम इनफैलिएबल है, मेरे से नहीं हो पाएगा, मैं इसे नहीं कर पाऊँगी। जब भी मैं डाउन होती थी, बहुत ज़्यादा परेशान होती थी, तो मैं सोचती थी कि मुझे अपने पापा के सपने को पूरा करना है और सरकारी कुर्सी तक जाना है। तब फाइनली रिजल्ट का दिन आने वाला था, तो मेरी मम्मी ने बताया कि मेरे पापा पूरी रात नहीं सो पाए थे। मेरा नाम स्वाति गुप्ता है। मैं एक यूपी पीसीएस ऑफिसर हूँ। करंटली आई एम पोस्टेड एज एग्जीक्यूटिव ऑफिसर इन पंचायती राज डिपार्टमेंट। मेरे फादर नवोदय विद्यालय में टीचर हैं और उनका ये विजन था कि मैं एक ऑफिसर बनूं। उनके विजन को पूरे करते करते आज मैं आप लोगों के सामने यहाँ पर खड़ी हूँ। सो गाइज, मेरी जो जर्नी है कहीं ना कहीं आप लोगों जैसी जर्नी ही रही है। आई एम फ्रॉम अ वेरी मिडिल क्लास फैमिली। मेरे फादर टीचर हैं और आप लोग जानते ही हैं कि टीचर उनके 3 बच्चे हैं, 3 चिल्ड्रन हैं, उनको रेज़ अप किया। तो कहीं न कहीं सभी एस्पिरेंट्स की तरह मेरी भी जर्नी आप लोगों से मिलती-जुलती है, आप लोग कहीं न कहीं रिलेट कर पाएँगे। जब मैं छोटी थी एज़ अ चाइल्ड, मेरे फादर मुझे आईएएस, पीसीएस ऑफिसर्स के बारे में बताया करते थे व्हेन आई वाज़ इन 8th स्टैंडर्ड। तो वो मुझे मोटिवेट करते थे कि किस तरीके से ऑफिसर्स अपनी कंट्री के लिए पॉलिसी फॉर्मुलेट करते हैं, उन पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करते हैं और किस तरीके से उनका जो इंटेलेक्ट है वो सोशल वेलफेयर के लिए यूज़ होता है। तो मैं भी थोड़ा फ़ैसिनेटेड रहती थी कि शायद क्या होता होगा, मैं भी जानना चाहती थी। लेकिन फिर क्योंकि मैं थोड़ा एक स्टूडियस काइंड ऑफ गर्ल थी, तो मैंने साइंस स्ट्रीम लिया 11th स्टैंडर्ड में। फिर मैं आगे बढ़ती चली गई। 12th के बाद मैंने बीटेक किया, बीटेक के बाद मैंने एमटेक किया डीटीयू से और यही सारी चीज़ें मेरी स्टडीज़ चलती रहीं। तो जब मैं एमटेक कर रही थी, एमटेक के बाद मेरा कैंपस प्लेसमेंट हुआ एडोब में 13 लाख के पैकेज पर, टीसीएस में भी हुआ। तो अब उस टाइम पे मेरे फादर ने मुझसे पूछा कि मतलब क्या तुम इसमें कंटिन्यू करना चाहती हो या फिर सिविल सर्विसेज के लिए तैयारी करना चाहती हो? मैं एक बात आपको बताना चाहूँगी कि मेरे फादर का ये खुद का ड्रीम था। जब वो छोटे थे कहीं न कहीं सिविल सर्वेंट बनना चाहते थे, बट फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से वो इसको अचीव नहीं कर पाए थे। तो कहते हैं कुछ सपने हमें चाहते हुए और ना चाहते हुए भी विरासत में मिल जाते हैं। तो मुझे ये उनका सपना एक विरासत में मिला था और मुझे मतलब मेरे ऊपर थोपा तो नहीं गया था, लेकिन एक हेरिडिटी में था, तो मैंने उस चीज़ को लेके थोड़ा डीप सोचा। जब प्लेसमेंट को जॉइन करने की बात आई तो मैं सोचने लगी कि मैंने उस दिन पूरी रात सोचा कि क्या मेरी यही मंज़िल है या फिर मुझे और आगे जाना है और चीज़ें करनी है। मेरे पास खोने के लिए बहुत कुछ था। मेरे सारे फ्रेंड्स सेटल्ड थे, सबको एक पैकेज अच्छा खासा लग चुका था एंड इट वाज़ द स्टार्टिंग पैकेज। उसके आगे मुझे आगे ही बढ़ना था। तो मैंने सब कुछ ताक पे रखते हुए सब कुछ एक साइड कर दिया और अपने ड्रीम को फ़ॉलो करने के लिए आगे निकल गई। मैंने फिर इस तरह से कोचिंग वगैरह जॉइन की। मैंने गलत एक मतलब मुझे नहीं पता था क्योंकि मैं साइंस स्ट्रीम की स्टूडेंट थी और मेरा आर्ट्स के सब्जेक्ट से 8 साल पहले नाता ख़त्म हो गया था और मैंने सोचा था कि आज के बाद मुझे ये कभी नहीं पढ़ने पड़ेंगे और उस तरीके से मैंने सोचा कि 10th के बाद अब मैं नहीं पढ़ूँगी, तो मुझे कुछ भी रिमेंबर नहीं था। तो मेरी मतलब जर्नी थोड़ा-सा और ज़्यादा मुझे स्ट्रगल करना पड़ा। मैंने चीज़ें सर्च करी और एक गलत कोचिंग इंस्टीट्यूशन जॉइन कर लिया। वहाँ पे मुझे इस तरीके से चीज़ें पढ़ाई गईं कि मुझे लगा ये एग्ज़ाम इनफैलिएबल है, मेरे से नहीं हो पाएगा, मैं इसे नहीं कर पाऊँगी। लेकिन कहीं न कहीं एक धुन सवार थी मेरे मन में भी। मैंने भी काफ़ी टॉपर्स के इंटरव्यू देखे, मैंने देखा कि लोग कैसे अचीव करते हैं इन सब चीज़ों को। फिर मैंने और रिसर्च किया और एक दूसरे इंस्टीट्यूशन की तरफ मैंने कदम बढ़ाया। फिर मैंने देखा सिलेबस इतना ह्यूज है। उन्होंने मुझे बताया कि आप बेसिक्स पे फ़ोकस करिए, सिलेबस पे फ़ोकस करिए, उसके अलावा आप अपने स्टैंडर्ड्स बुक पढ़िए, क्वेश्चन पेपर कीजिए। तो ये सारी चीज़ें मैंने उनसे सीखी और फिर पूरा सिलेबस देखा, बेसिक्स पे फ़ोकस किया। तो मुझे धीरे-धीरे कॉन्फिडेंस आया कि नहीं, मैं कर सकती हूँ। तो फिर मैं आगे बढ़ी तैयारी की दिशा में। मैंने कम से कम बहुत एग्ज़ाम दिए होंगे। ये सक्सेस अचीव करने में काफ़ी सारे एग्ज़ाम दिए थे, जिसमें से मैं 70% एग्ज़ाम्स में फ़ेल हुई और 30% एग्ज़ाम्स में मैं पास हुई। तो कहते हैं कि लोग हमारा सक्सेस देखते हैं, लेकिन जो हमारा स्ट्रगल है वो नहीं देखते। जब भी मैं डाउन होती थी, बहुत ज़्यादा परेशान होती थी, तो मैं सोचती थी कि मुझे अपने पापा के सपने को पूरा करना है और सरकारी कुर्सी तक जाना है। तो यही मैं अपने दिल में सोचा करती थी।
तो मैं फेल होती रही, आगे बढ़ती रही, लेकिन ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था पीसीएस का भी, यूपीएससी का भी। मीनवाइल मैंने बहुत सारे एग्ज़ाम दिए थे, मेरे जो मेंटर हैं उन्होंने मुझे बताया था कि बेटा यहाँ पे सक्सेस रेट केवल 2% है। आप केवल यूपीएससी के पीछे नहीं भाग सकते, आपको सभी एग्ज़ाम देने होंगे। तो फेल होती रही क्योंकि मैं एक गुड स्टूडेंट रही थी, मुझे फेल होना नहीं आता था। मैं पहली बार इस जर्नी में आके फेल हुई और मैं बहुत रोई। मतलब मुझे फेलियर को लेना ही नहीं आता था क्यों मैं कभी फेल नहीं हुई थी लाइफ में। लेकिन यहाँ आके मैं फेल भी हुई और मैंने फेलियर को लेना भी सीखा। इस जर्नी ने मुझे बहुत कुछ सिखाया कि फेलियर को कैसे लेना है, फिर आगे बढ़ते चले जाना है। हुँ, फिर जब मेरा मेंस क्लियर हुआ, आई वाज़ लाइक यार मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट में मेंस क्लियर हो गया है, अब तो मुझे फाइनल में मार्क्स लाने ही है, फाइनल में मेरिट में सिलेक्शन लेना ही है। तो मैंने कम से कम 10 मॉक दिए, 10 मॉक इंटरव्यू दिए। मैंने सोचा कि मेरी अगर कुछ मार्क्स कम भी रह गए होंगे तो मैं यहाँ पे कवर कर लूँगी। फिर तो मैंने एक ठान ही लिया था कि नहीं मुझे लिस्ट में नाम लाना ही है और मेरे फ्रेंड सर्कल में भी 1-2 लोगों का हुआ था। पहले मुझे भी लगता था कि आईएएस, पीसीएस लोग कुछ अलग होते हैं, कुछ फरिश्ते होते हैं जो अलग जगह से आके बनते हैं। लेकिन जब आस-पास के लोगों का सिलेक्शन हुआ तो मुझे लगा नहीं हमारे जैसे लोगों का ही सिलेक्शन होता है। और भी ज़्यादा मैं मोटिवेटेड हो गई और जब मैंने मॉक दिए तो मुझे सारे टीचर्स ने यही बताया कि आपकी तैयारी कंप्लीट है, बस आप जाके कॉन्फिडेंटली वहाँ पे बोलिएगा। तो मॉक देने के बाद अब फाइनली रिज़ल्ट का दिन आने वाला था। तो जब भी रिज़ल्ट आता था तो मुझे थोड़ा-सा पेट में गुड़गुड़ होने लगती थी कि नहीं और थोड़ी चीज़ें मतलब ऐसे लगता था कि क्या होगा अगर नहीं हुआ होगा, तो मैं तो वॉशरूम चली गई। मेरे एक फ्रेंड ने मुझे बताया कि तुम्हारा सिलेक्शन हो गया है। मुझे थोड़ा यकीन नहीं हुआ, मैंने कहा भेजो यार रोल नंबर वगैरह। उसने मुझे रोल नंबर भेजा, मुझे पोस्ट भेजा। फिर मैंने सबसे पहला कॉल अपने फादर को ही किया। मैंने उनको बोला कि पापा मेरा सिलेक्शन हो गया है, तो वो भी कहने लगे बेटा एक बार फिर से चेक कर लो रोल नंबर। मैंने कहा आप चेक कर लीजिए, मैंने चेक कर लिया है। फिर उन्होंने चेक किया और मुझे बताया कांग्रेचुलेशन, मुझे कांग्रेचुलेट किया। मैंने कुछ नहीं देखा कि मेरी कौन-सी पोस्ट मिली है मुझे, क्या मिला है। आधे घंटे तक बस यही था कि हाँ, रिज़ल्ट पॉज़िटिव आ गया है, ओके। फिर मैंने बाद में उठा के देखा तो दैट वाज़ माय सेकंड प्रेफ़रेंस। वो जो मेरी मुझे एग्ज़ीक्यूटिव ऑफ़िसर की पोस्ट मिली थी, वो मेरी सेकंड प्रेफ़रेंस थी एसडीएम के बाद। तो फर्स्ट अटेम्प्ट में मुझे मेरी सेकंड प्रेफ़रेंस मिल गई थी। और फिर क्या हुआ मेरे लिए तो मतलब मैंने पार्टी वग़ैरह की, मेरे फ्रेंड्स आ गए घर पे, पार्टी-वार्टी की, उनको पार्टी दी और सभी लोगों से, दोस्तों से मैंने कॉल पे बात की और मैं सो गई। न्यूज़पेपर वग़ैरह में कुछ वहाँ से भी कॉल आया, निकला और मैं सो गई। फिर मैं सुबह उठी, तो जब न्यूज़ वग़ैरह में निकला था तो मेरे रिश्तेदार वग़ैरह मुझे सब कांग्रेचुलेट करने लगे। मेरे फ़ादर का भी फ़ोन आया। तो मेरी मम्मी ने बताया कि मेरे पापा पूरी रात नहीं सो पाए थे। तो मुझे बहुत ही मतलब ऐसे लगा कि मैंने उनको इस लेवल की खुशी दी है कि वो खुशी के मारे रात भर नहीं सो पाए। क्योंकि मेरा तो ये 2-3 साल का सपना था जो मेरा पूरा हुआ था, उनका ये 26 साल पुराना सपना पूरा हुआ था। तो उस मोमेंट पे मुझे काफ़ी प्राउड हुआ कि मैं अपने फादर को वो हैप्पीनेस दे पाई हूँ, वो खुशी दे पाई हूँ। तो ये मेरी जर्नी थी, आप लोगों की भी स्ट्रगल ऐसे ही रहे होंगे कहीं न कहीं। और मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगी आपको कि जब मैं तैयारी करती थी तो दिन भर मैं पढ़ा करती थी। शाम को उतनी पढ़ाई नहीं हो पाती, उतनी एफिशिएंसी नहीं आ पाती तो मैं मॉक वग़ैरह लगाया करती थी और रिवीज़न किया करती थी। तो मैं रिवीज़न करके छोटे-छोटे क्लिप्स बना लेती थी और वो क्लिप्स मैं यूट्यूब पे डाल देती थी। तो काफ़ी लोगों को मेरे मतलब कंटेंट अच्छा लगता था क्योंकि जो मैं जेनुइनली खुद पढ़ती थी एग्ज़ामिनेशन के लिए, वही चीज़ों का क्रक्स बना के, समरी बना के मैं डाला करती थी। तो काफ़ी उन पे व्यूज़ आने लगे। फिर मेरा जब सिलेक्शन हुआ, तो सिलेक्शन के बाद मैंने फ़ेसबुक पे पोस्ट किया। फ़ेसबुक पे पोस्ट करने के बाद काफ़ी मेरे पास क्वेरीज़ आने लगी कि मैम हम कैसे तैयारी करें, हमको क्या करना चाहिए? हर आदमी यही पूछने लगा। तो मुझे लगा कि मैं इन लोगों की भी लाइफ़ कहीं न कहीं इन्फ्लुएंस कर रही हूँ, इनको भी मुझे हेल्प करना चाहिए। जो गलतियाँ मेरे से हुई गलत कोचिंग चूज़ करना, बहुत सारी मतलब चीज़ें डिमोटिवेट हो जाना कि ये एग्ज़ाम मैं क्लियर नहीं कर पाऊँगी। मैं नहीं चाहती थी कि वो सारी चीज़ें और कोई भी फ़ेस करे। तो मैं थोड़ा-थोड़ा उनके जवाब देने लगी, लेकिन फिर बहुत ज़्यादा लेवल पे मेरे से लोग पूछने लगे। तो मैंने लाइव सेशंस स्टार्ट कर दिए कि जो भी क्वेरीज़ हैं मैं लाइव आके जवाब दूँगी। जब मैंने लाइव सेशन स्टार्ट किया था उस टाइम पे मेरे पास 10 लोग जुड़ा करते थे और आज कम से कम मेरे पास 1000 लोग जुड़ते हैं उसी लाइव सेशन में। मैंने कहीं एक कोट पढ़ी थी कि हमें मतलब अपना कर्म करते रहना चाहिए, फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए, तो मैं उसी रास्ते पे चल पड़ी। इसी दौरान जब मैं कंटेंट डालती थी,
तो काफ़ी लोगों ने मुझे डिमोटिवेट करने की कोशिश की कि आजकल सरकारी ऑफ़िसर्स पब्लिसिटी के लिए ये सारी चीज़ें करते हैं। तो मेरा ऐसा कोई मोटिव नहीं था इन सब चीज़ों को लेके, मुझे काफ़ी टारगेट भी किया गया कि नहीं मतलब, और मेरे अलावा अदर ऑफ़िसर्स के साथ भी यही होता है। लेकिन जो मेरा पर्पस था वो डिफरेंट था। मेरा पर्पस ये था कि जो मैंने फेस किया, जो मुझे स्ट्रगल्स सहने पड़े, कहीं न कहीं मैं किसी की जर्नी को थोड़ा स्मूथ बना सकूँ। उनकी जर्नी उनको खुद ही ट्रैवल करनी है। बट कहते हैं कि एक अच्छे गुरु, अच्छे मेंटर का साथ मिल जाए। मुझे भी काफ़ी लोगों ने मेंटरशिप की थी। तो मैंने भी सोचा कि उनकी जर्नी को स्मूथ बना सकूँ, और मेरी वजह से अगर एक भी पर्सन सेलेक्ट होता है, गवर्नमेंट जॉब एग्ज़ामिनेशन क्लियर कर पाता है, तो मेरे जो जीवन है, मेरी लाइफ़ का जो एम है वो अचीव हो पाएगा। मेरे मेंटर्स की गाइडेंस पे मैंने बहुत बहुत तरह के एग्ज़ामिनेशन दिए, जैसे कि मेरा इंटेलिजेंस ब्यूरो में सिलेक्शन हुआ था, मेरा नवोदय विद्यालय में पीजीटी कंप्यूटर साइंस पे सिलेक्शन हुआ था, मंडी परिषद एग्ज़ामिनेशन में मेरा सिलेक्शन हुआ था, रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर में मेरा सिलेक्शन हुआ था, यूपी पीसीएस में मेरा सिलेक्शन हुआ, 17 में, 18 में भी मेरा हुआ। तो मैंने काफ़ी एग्ज़ाम दिए, मैं कई एग्ज़ाम्स में फ़ेल भी हुई, मैंने आरएएस मेंस दिया, मैंने एमपी पीसीएस दिया, तो मतलब ये एक मेरी लॉन्ग जर्नी रही, तो मुझे कुछ हर तरह के एग्ज़ाम्स का अनुभव है। और मेरे फ़ादर ये भी कहते थे कि बेटा, मतलब जब आपकी तैयारी एक पीक लेवल पे पहुँच जाएगी, तो आपकी एक नहीं कई सरकारी नौकरियाँ लगेंगी। कहीं न कहीं सबका जो बेसिक है वो सेम होता है, बस हमको जो कहते हैं ना कि जो चेरी होती है केक के ऊपर, वो चेंज करनी होती है। जब हम एग्ज़ाम दूसरा देने जाते हैं तो फंडामेंटल्स हमारे वही होते हैं। यूपी के लिए हमें यूपी स्पेसिफिक पढ़ना होता है, एमपी के लिए एमपी स्पेशल, राजस्थान के लिए राजस्थान, यूपीएससी के लिए थोड़ी और चीज़ें अलग से पढ़नी होती हैं। तो मैंने 6 एग्ज़ामिनेशंस क्लियर किए, और मैं यही चाहती हूँ कि मैं बाकी लोगों की हेल्प कर पाऊँ। मेरा इतना हेक्टिक शेड्यूल रहता है, मैं शाम को 6, 7, 8 बजे फ्री होती हूँ। उसके बाद मैं कुछ आवर्स बुक लेके बैठती हूँ कि मैं आप लोगों की मदद कर सकूँ, और फिर मैं 10:30 के अराउंड सेशंस लेती हूँ। तो ये मेरे लिए बहुत ईज़ी नहीं है, बहुत हेक्टिक है मेरी जॉब के बाद ये सारी चीज़ें मुझे कर पाना। तो अब आ जाते हैं प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी पे। आज मैं जोश टॉक के माध्यम से आप लोगों को बताना चाहूँगी कि मेरी जो स्ट्रैटेजी क्या रही है कि मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में ही एग्ज़ाम क्लियर कर पाई। तो मेरा जो सबसे अलग तरीका था, करंट अफ़ेयर्स को तैयार करने का तरीका था। मैंने 2 सोर्सेज़ से करंट अफ़ेयर्स हमेशा पढ़े, 2 से ज़्यादा मैंने सोर्सेज़ फ़ॉलो नहीं किए। मैं न्यूज़पेपर पढ़ती थी, लेकिन उससे ज़्यादा मैंने वन लाइनर और मैगज़ीन पे फ़ोकस किया। वन लाइनर्स पे मैंने इसलिए फ़ोकस किया क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन्स आ जाते थे कि पर्टिकुलर मतलब इसमें रैंक 1 किसकी है, रैंक 2 किसकी है, तो वन लाइनर्स पे मैंने फ़ोकस किया, और मैगज़ीन्स ने मेरा कॉन्सेप्ट बिल्डअप किया। तो इससे मुझे प्री और मेंस दोनों में हेल्प मिली। प्री में मैं वन लाइनर्स तुरंत कर देती थी, और मैगज़ीन पढ़ने से मैं मेंस में आंसर राइटिंग में मुझे काफ़ी हद तक हेल्प मिलती थी। तो प्री और मेंस दोनों में मैं करंट अफ़ेयर्स की वज़ह से काफ़ी आगे हो गई। प्री मैंने बहुत-बहुत मार्जिन से क्लियर किया है। जैसे कट ऑफ अगर 110 नंबर थी, तो मेरे 134 नंबर आते थे ड्यू टू करंट अफ़ेयर्स। बेसिक्स तो हम सब लोग कर लेते हैं, सबका कवर अप हो जाता है, लेकिन जो करंट अफ़ेयर है वो हमें दूसरों से थोड़ा आगे पहुँचा देता है। और बेसिक्स के लिए मैं आपको बताऊँगी कि मैंने बहुत ज़्यादा सोर्सेज़ नहीं पढ़े, मैं तो इंजीनियर हूँ, मेरा इतना बैकग्राउंड नहीं था ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट्स पे। इस पे मैं आपको एक लाइन ये भी बोलना चाहूँगी कि मैं विज्ञान विषय की छात्रा, सरकारी नौकरी की खातिर मानविकी विषयों से प्यार कर बैठी। तो मेरा जो बैकग्राउंड था उतना नहीं था, तो मैंने बेसिक्स को बिल्डअप करने के लिए एनसीईआरटीज़ पढ़े। एनसीईआरटी पढ़ने के बाद मैंने एक-एक स्टैंडर्ड बुक पढ़ी सभी की, तो मतलब मैंने 2 सोर्सेज़ पढ़े, तीसरा सोर्स मैंने रेफर नहीं किया। लेकिन कुछ टॉपिक्स इसके बाद जो मेरे वीक हो जाते थे, तो जो वीक टॉपिक्स थे उनको मैंने अलग से पढ़ा था। मैं क्वेश्चन पेपर सॉल्व किए। क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने से 2 चीज़ें हमें पता चलती है। लास्ट 5 ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने से हमें ट्रेंड पता चलता है कि पेपर कैसा आएगा, और लास्ट 30 ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने से हमें ये पता चलता है कि पर्टिकुलर टॉपिक से किस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो दोनों चीज़ें इम्पोर्टेंट है। पहले लास्ट 5 ईयर के मैंने एनालाइज़ किए, तो उससे मुझे पता चला कि ट्रेंड क्या है करंट में, किस तरह से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और 30 ईयर से मैंने ये पता किया कि इस टॉपिक से क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा। जैसे हम लोग टॉपिक पढ़ लेते हैं एनसीईआरटी से या फिर किसी भी बुक से, लेकिन क्वेश्चन कुछ अलग तरीके से पूछा जाता है। अरेंज करने के लिए कई बार पूछ लिया जाता है कि नॉर्थ से साउथ अरेंज करो। हमने सारी रिवर्स पढ़ ली, गंगा, यमुना, नर्मदा, तापी।
लेकिन हम उनको ये नहीं पढ़ पाए कि नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन में वो कौन सी रिवर कब आ रही है, या साउथ से नॉर्थ में हम उनको अरेंज करेंगे। तो क्वेश्चन इस तरह से आपको फंसा देता है। जापान आइलैंड आपने पढ़ लिया, लेकिन जापान के जो पार्ट्स हैं वो मतलब नॉर्थ से साउथ अरेंज करने के लिए आ जाएंगे। तो ये चीज़ें हमें सिर्फ क्वेश्चन पेपर ही बता सकता है। तो इन चीज़ों पे मैंने फोकस किया। इसके अलावा राइटिंग प्रैक्टिस मेंस के लिए बहुत ज़रूरी है। पेपर आपका छूटना नहीं चाहिए। जैसे मेरे कुछ फ्रेंड्स थे जिनका मेरे साथ में सिलेक्शन नहीं हुआ, बाद में हालाँकि उनका हुआ था। तो उनके साथ क्या दिक्कत रही थी कि उनका पेपर पूरा नहीं हुआ। किसी पेपर में 1 क्वेश्चन छूट गया, किसी में 2 छूट गए मेंस के टाइम पे। लेकिन मेरे साथ ये नहीं हुआ था। मैंने सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे। जब मैं पहली बार लिखने बैठी थी तो मेरा क्वेश्चन पेपर साढ़े 3 घंटे में सॉल्व हुआ था, जो कि 3 घंटे में सॉल्व होना चाहिए। तो इस स्पीड से मेरा भी क्वेश्चन पेपर छूट जाता। लेकिन मैंने बार-बार प्रैक्टिस करके बार-बार एक टाइम ऐसा आ गया था कि मेरा पौने 3 घंटे में क्वेश्चन पेपर कंप्लीट होने लगा था। तो आपको बार-बार राइटिंग प्रैक्टिस करनी है। ये नहीं है कि आप ये सोचते हैं हम क्या लिखें, क्या नहीं लिखें। जब आप लिखने बैठेंगे धीरे-धीरे फ्लो बनता चला जाएगा। आपका आंसर भी स्ट्रक्चर्ड होता चला जाएगा। जब प्रैक्टिस करेंगे तो चीज़ें कंप्लीट होंगी। इसी बेस पे मैं आपको बता दूँ, मैंने आईबीएसईआईयू का पेपर निकाला था। 1 घंटे का केवल समय मिला था मेंस लिखने के लिए। लेकिन मेरे दिमाग में स्ट्रैटेजी सेट थी कि 3 क्वेश्चन है, एस्से को आधा घंटा देना है, सेकंड क्वेश्चन को 15 मिनट, पैसेज को 15 मिनट। इससे ज़्यादा मैंने टाइम नहीं दिया। तो वही स्ट्रैटेजी पे मैंने बार-बार प्रैक्टिस करी, बार-बार, और मैं पेपर कंप्लीट करके आई, बाकी लोगों का पेपर छूटा। तो ये मुझे कहीं न कहीं आगे ले गई दूसरे लोगों से। जैसे कि मेरी जर्नी है, एक मिडिल क्लास फैमिली में सरकारी नौकरी की बहुत इम्पोर्टेंस है, एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट इट इज़ द लाइफ चेंजिंग इवेंट फॉर अ पर्सन। मेरी लाइफ इस जॉब से पहले कुछ अलग थी, इस जॉब के बाद कुछ अलग है। मेरे फादर का यही विज़न था कि कोई भी इंसान मेरी डॉटर की तरफ देखे तो वो सम्मान से देखे, रिस्पेक्ट से देखे। तो जब भी कोई मुझे रिस्पेक्ट देता है, मुझे नमस्ते करता है, तो मेरा सर अपने पिता के कदमों में जाके झुकता है कि आज जो भी कुछ है उनकी विज़न की वज़ह से है। ऑल्दो मैंने फुलफ़िल किया, मेहनत मैंने की, मेहनत आप ही को करनी है, बट उनका विज़न था। तो जब भी मेरे को कोई नमस्ते करता है, मुझे सम्मान देता है, या मैं उस कोई ऐसा डिसीज़न ले पाती हूँ जो कि मेरी सोसाइटी के लिए चेंजिंग है या उनके वेलफेयर के लिए, तो मैं सोचती हूँ कि ये सब उन्हीं की वजह से है। मैं उन्हीं को प्रणाम करती हूँ। और एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा शॉर्टकट है। हम मिडिल क्लास से निकल के आगे चले जाते हैं। दिस इज़ द वेरी मच शॉर्टकट। अगर हम बिज़नेस भी करेंगे या कुछ भी करेंगे, तो हमको बहुत मेहनत इक्विवेलेंट करनी होगी। लेकिन यहाँ पे आपको सब कुछ मतलब मिल जाएगा, और एक एग्ज़ाम के माध्यम से रेप्यूटेड आप पोस्ट पे बैठेंगे, आपकी लाइफ़ चेंज हो जाएगी। आपके हाथ में इतना पावर होगी कि आप दूसरों की लाइफ़ भी बदल सकें, दूसरों के लिए भी कुछ कर सकें। तो आपको खुद में अच्छा फ़ील होगा कि आई एम हियर, मेरा भी कोई वर्थ है, मैं लोगों के लिए कुछ कर पा रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ें होंगी। इसके अलावा और भी मतलब ये होगा कि सोसाइटी में मान-सम्मान, पद-प्रतिष्ठा वो तो आप लोग जानते ही हैं। तो मतलब बहुत ही, अगर जो भी करना चाहता है लेकिन दिल लगा के करे, ये नहीं है कि आप करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं। पढ़ना मेरे को बहुत ही इंटरेस्टिंग लगता था, आज भी लगता है। मैं उसको कभी बर्डन की तरह नहीं लिया। तो आप बर्डन की तरह ना लें, दिल से पढ़ें, तो ज़रूर आपका क्लियर होगा एग्ज़ाम और आप ज़रूर सक्सेसफुल होंगे। मैं जोश टॉक की टीम को इसके लिए थैंक यू करना चाहूँगी कि इन्होंने इस तरह का एक प्लेटफ़ॉर्म बनाया जो कि मेरे विज़न से काफ़ी मिलता-जुलता है, लोगों को इंस्पिरेशन करते हैं। इनकी भी कहीं न कहीं यही स्टोरी है कि लोग मोटिवेट हों, आगे बढ़ सकें, और ये बहुत ही एक अच्छा प्लेटफ़ॉर्म है जिसके माध्यम से मैंने अपनी स्टोरी आप लोगों तक डिलीवर करी है। और काफ़ी मोटिवेशनल स्टोरीज़ ये लोग पुट अप करते हैं। मैंने यहाँ आने से पहले काफ़ी चीज़ें देखी थी इनके बारे में, तो इनकी स्टोरीज़ मतलब बहुत ही हार्ट टचिंग होती हैं एंड बहुत ही रियल होती हैं, बहुत ही जेन्युइन होती है। जैसे कि मेरी स्टोरी है, एकदम मतलब मैं एकदम मिडिल क्लास से फ्रॉम वेरी कॉमन टू वेरी अनकॉमन, इस तरह से आप सोच सकते हैं। तो जेन्युइन प्लेटफ़ॉर्म, जेन्युइन स्टोरीज़ लाते हैं, आप लोगों को मोटिवेट करते हैं। तो मैं बहुत-बहुत जोश टॉक का धन्यवाद देना चाहूँगी इसके लिए।